कल हमने चांदपुर की चंदा पुस्तक का 8वां अध्याय पढ़ लिया था, तो आज इसका 9वां अध्याय पढ़ते हैं। जब से हल्ला हुआ है कि सुखारी डॉक्टर की सगी साली गुड्डी जी इंटरमीडिएट की परीक्षा देने चांदपुर आई है, तब से गांव के लौंडों में जीजा बनने की होड़ लग गई है। कौन असली जीजा है और कौन गुड्डी जी को परीक्षा में नकल करवाने जाएगा? ये प्रश्न अभी बोर्ड परीक्षा के सभी प्रश्नों पर भारी पड़ रहा है। अभी सांझ होने वाली है और चांदपुर चट्टी के एक कोने में बैठकर इस प्रश्न का हल खोजा जा रहा है। ए यार, हमको तो गुड्डी जी एको बार जीजा नहीं कही, उधर 7 बार परदीपवा को जीजा जी नमस्ते कहती है। ये कैसे हो सकता है रे रकेशवा? हरे सनुआ, बताओ, हमको तो गुड्डी जी के पीआर में कल से बोखार हो गया है। आखिर सुखारी डॉक्टर की नानी हमरे फूफा के मौसी की भवा लगती है, तो हम भी कहीं से जीजा हुए कि नहीं? कारे बबलुआ। सनुआ और बबलुआ अभी जोड़ घटाना, गुणा भाग करके रिजल्ट निकालते ही हैं कि इधर बेचारे फूकन के दिमाग का फ्यूजे उड़ जाता है। भागो तो सब लोग यहां से, का दुकानदारी की टाइम कपार खाने लगा रे? सत्य प्रकाश समझाइश दे रहा है। चुप रहिए फूकन जी, ये मामला बहुत गंभीर है। बोर्ड परीक्षा और होली दोनों नजदीक है। गुड्डी जी को नकल करवाने कौन जाएगा और गुड्डी जी के गोरे गालों में रंग कौन लगाएगा? इस समस्या का समाधान तत्काल प्रभाव से होना जरूरी है। सारे लड़के सत्य प्रकाश की बात का समर्थन कर रहे हैं। इधर फूंकन हाथों में पेचकस लेकर खड़ा हो गया है। देखो भाई, अभी दुकानदारी का समय है, ज्यादा बहस से कोई फायदा नहीं होगा। इसका तो एक ही समाधान है कि जैसे डॉक्टर साहब गांव भर के डॉक्टर है, वैसे ही डॉक्टर साहब की साली गांव भर की साली है, और गांव भर की साली है तो गांव भर के जीजा उनको नकल करवाने जाएंगे। बात खत्म। गुड्डुआ अपनी जगह से खड़ा हो गया। अरे लंडबकवा, तब तो इस हिसाब से डॉक्टर साहब की मेहरारू भी गांव भर की मेहरारू है। लीजिए, हंसी का विस्फोट हो रहा है। फूकन निरुत्तर होकर मुस्कुरा रहा है। चारों तरफ से एक से बढ़कर एक आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। बीच में रस परिवर्तन के लिए गाली गलौज का तड़का भी लगाया जा रहा है। गुड्डू तेज आवाज में गाना गाने लगा है। गांव के सुखरिया के रहे उसाली, देखे में भोला बाकी बड़की खिलाड़ी, दर्द दिल के बड़ा के गेल आइल, हितय में उच्चार दिन खातिर, बाकी आधा मचा के गेल। सारे लड़के ताली बजाकर हंस रहे हैं, मानो जीवन के क्रूर सत्यों को खूंटी पर टांग कर भूल गए हो, भविष्य की सभी चिंताएं और सारा दुख। कौन नहीं जानता कि किसी एक की साली गांव भर की साली नहीं हो सकती है, लेकिन ये चांदपुर गांव है। ये बेवजह खुश होने और बेवजह दुखी होने के बहाने खोज ही लेता है। इसी खोज के दौरान फूंकन का माथा खराब हो रहा है। वो निरुत्तर होकर एक खराब हो चुकी टीवी 20वीं बार ठीक करने में फिर भिड़ गया है। टीवी बनवाने आया लड़का भी हाई स्कूल का स्टूडेंट है। उसके हाथ में काका की गाइड, बोर्ड परीक्षा का प्रवेश पत्र और आंखों में ढेर सारी याचना है। ए भैया, केतनो एंटीना घुमाते हैं, खाली झिलमिलाता है। शुक्र, शनिचर, अतवार कहियो फिल्म नहीं देख पाते हैं। फूकन पेचकस रख के झल्ला उठा है। इसको कबाड़ी को क्यों नहीं बेच देते जी? साला इसको बनाते बनाते तो हमारा दिमाग का नस ढीला हो गया है। टीवी बनवाने वाले का मुंह उतर गया। मुंह लटकाकर बोला, ये टीवी हमारे भैया को दहेज मिला है ना? का करे, भौजी बेचने नहीं देती। बेंच पर बैठे लड़के हंसते हैं। अरे बाबू फूकन सिंह बलमुआ, नस ढीला हो गया है तो डॉक्टर साहब से शिलाजीत काहे नहीं ले लेते हो? ये दहेजुआ टीवी है। तुमको तो दहेज में एक टॉर्च भी नहीं मिला था। तुमका जानो इस टीवी की अहमियत क्या है? लीजिए, खराब टीवी के बीच ही एक बेहतरीन रेडियो का आगमन हो गया है। क्षेत्रीय कवि श्री अलगू आतिश उर्फ लुकारी उर्फ चिंगारी जी का पदार्पण हो रहा है। कवि जी के मुखमंडल पर साहित्यिक तेज फफा रहा है। कुर्ता, पजामा, झोला और चश्मा पर दृष्टिपात करते ही लग रहा है कि शायद रेडियो पर कोई गंभीर काव्य पाठ करके सीधे यहीं चले आ रहे हैं। इसकी पुष्टि उन्होंने आते ही कर दी है। हाँ सत्यप्रकाश जी, कल युवा वाणी कार्यक्रम में मैंने नौजवानों के नैतिक पतन पर एक काव्य पाठ किया है। सत्यप्रकाश की भौहें तन गई है। अरे, आप भी गजब आदमी है। यहां इलाज के अभाव में चांदपुर के नौजवानों को शीघ्र पतन हो रहा और आप नैतिक पतन के चक्कर में पड़े हैं।
सारे लड़के हंसने लगे हैं। अरे भाई धीरे धीरे, गंदी बात नहीं, नहीं तो सूखा डॉक्टर का साली प्रेम अभी जाग जाएगा। सत्यप्रकाश इन चिंताओं से दूर चिंगारी जी से पूछ रहा है। चिंगारी जी, एक बात बताइए। जी जी पूछिए। जैसे सुखारी डॉक्टर गांव भर के डॉक्टर है, तो इनकी साली गांव भर की साली हुई कि नहीं? चिंगारी जी कुछ देर सोचकर फिर एक महीन हंसी हंसते हुए बता रहे हैं। देखिए, आत्मीय संबंधों की ऊष्मा तो सिर्फ देवर भाभी और जीजा साली के संबंधों में ही संचरित होती है। तथापि गुड्डी जी फागुन में चांदपुर पधारी है, तो उन पर सबका हक स्वाभाविक है। राकेश चिंगारी जी की बात सुनकर उत्साहित हो गया है। ए फूंकन, अब तो चिंगारी जी ने मुहर लगा दिया है। गांव की सार्वजनिक साली गुड्डी जी की कसम, आज से चांदपुर चट्टी पर केवल फगुआ बजेगा, फगुआ। चिंगारी जी ने बात को काट दिया। आपके विचार उत्तम है राकेश जी, परंतु अपनी संस्कृति में सर्वप्रथम लोक गायन की परंपरा रही है। और हमेशा याद रखिए, हंसी मजाक एक तरफ, लेकिन कोई भी संस्कृति तभी टिकती है जब समाज अपने लोकाचार का सम्मान करता है। प्रदीप चिंगारी जी की बात सुनकर झल्ला गया। अरे महाराज, ये सब भारी भारी बात काहे कर रहे हैं? ये आकाशवाणी का चांदपुर केंद्र है, गोरखपुर केंद्र नहीं। यहां अभी युवा वाणी नहीं, लंटवाणी चल रहा है। अपने गांव के लिए आप अलगू यादव लुकारी हैं, चिंगारी नहीं। ए फूकन बजाओ, गाना। फूकन द्वारा माहौल को हल्का करने के लिए मनोज तिवारी जी को लाया गया है। वो गा रहे हैं, रंगवा सुखाता हमरा गुड्डी के बोलावा हाली भइल, बड़ी रसवा मौसम्मी के कवनो चिंता नईखे हमरा ओ निकम्मी के। इस गाने को सुनते ही हाय हाय, होए होए, जिया जिया हो गुड्डी जी की एक सामूहिक ध्वनि हो रही है। आसपास सड़क पर चल रहे लोग मुस्कुरा रहे हैं। राकेश आवाज तेज करके बता रहा है, एकदम सही बात है गुड्डी जी, मौसम्मी का रस ही नहीं, गुलरी का फूल भी हो गई है। इधर सुखारी डॉक्टर का पारा गर्म हो रहा है। भरे फागुन में पसीने से भीग रहे हैं और क्लिनिक से तनतनाते हुए निकल आए हैं। ए आवारा सब, चुप रहो। क्या सब फालतू बातें हो रही हैं? तुम्हारी अपनी बहनें भी किसी की साली है, और वो सब भी अपने अपने जीजा के घर जाती है। थोड़ा तमीज सीखो, तमीज। ए फूंकना, आवाज कम करो। हम मरीज देख रहे हैं और तुमको लंठे ही सूझ रहा है। बाप रे, डॉक्टर साहब तो सही में गर्मा गए भाई। ए भाई, गुड्डी जी का कोई नाम नहीं लेगा, वरना डॉक्टर साहब अभी क्लिनिक बंद करके नन्हकू वो भौजी को इंजेक्शन लगाने चले जाएंगे। डॉक्टर साहब मजबूर होकर हंसने लगे हैं। लेकिन फूकन उनकी मजबूरी क्यों समझे? उसे तो डॉक्टर साहब के गुस्से का हर नक्शा याद है। वो समझाता है, ए डॉक्टर साहब, अब फागुन में भाभी और साली सरहद से मजाक नहीं होगा तो किससे होगा? आपकी तरह सबका स्पेशल जुगाड़ थोड़े है। सुखारी डॉक्टर आत्मसमर्पण की मुद्रा में हाथ जोड़कर मरीज देखने लगे। चिंगारी जी भोजपुरी फगुआ गीत सुनकर मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं। फूकन जी, गीत तो मधुर है, लेकिन इसके भाव अत्यंत ही अश्लील प्रतीत होते हैं। गुड्डू और राकेश चिंगारी जी पर झल्लाते हैं। बक्का महाराज, आप क्या चाहते हैं कि होली में हम लोग संतोषी माता की आरती बजाए? आप गलत पार्टी में आ गए हैं। उस तरफ देखिए, झांझा बाबा खेदना की दुकान पर बैठकर कुछ मीटिंग कर रहे हैं। जाइए जाइए, बुजुर्गों की पार्टी में जाइए। लौंडों की पार्टी में आपका कोई काम नहीं है। अब सीधे रामलीला में आइएगा। हो गई ना बेइज्जती? सुखारी डॉक्टर चिंगारी जी की तरफ देखकर आंखों से ही पूछ रहे हैं। चिंगारी जी ही हंसते हुए सड़क के उस पार खेदन की दुकान पर आ गए हैं। सड़क के इस पार का नजारा भी कुछ कम मनोहर नहीं है। आज खेदन की ये दुकान गांव के सीनियर सिटीजनों का सबसे बड़ा अड्डा है। यहां जीवन की अनबूझ पहेलियों पर माथापच्ची होती है। आता बुढ़ापा और जाति जवानी का विश्लेषण होता है, और कुछ नहीं होता तो समसामयिक घटनाओं पर टिप्पणी की जाती है, और फिर चाय के कुल्हड़ों के साथ ही उन समसामयिक चिंताओं को फेंककर अपने अपने घर प्रस्थान किया जाता है। दुकान के भीतर दृश्य कुछ यूं है। एक तरफ बैठे हैं झांझा बाबा और रमेसर जी, दूसरी तरफ हैं दीना चौधरी, हीरामन मल्लाह और आसपास के 4-5 वो वरिष्ठ लोग जिनके लिए ये दुकान शुगर, ब्लड प्रेशर की दवा से कहीं ज्यादा जरूरी है। आज बात देश की राजनीति से शुरू होकर गांव की राजनीति पर केंद्रित ही हुई है
कि तभी चिंगारी जी ने दुकान में प्रवेश किया है। आइए आइए चिंगारी जी, बड़े दिन बाद। खेदन ने चाय चढ़ाते हुए स्वागत किया है। जी जी। आकाशवाणी में काव्य पाठ था। झांझा बाबा चिंगारी जी के हुलिया का औचक निरीक्षण कर रहे हैं। हे कवि जी, एक बात बताइए, आदमी को कब लगता है कि उसकी जवानी अब जा रही है? चिंगारी जी शर्मा गए। उन्हें ऐसा लगा मानो फूकन की दुकान की तरह यहां भी उनका मजाक उड़ाया जाएगा। एक गहरी सांस लेकर धीरे से बोले, अब हमका बताइए, बड़े बुजुर्ग आप लोग हैं, आप ही लोग बता सकते हैं। झांझा बाबा अत्यंत गंभीर भाव में बोल पड़े, देखिए, 40 साल के बाद जब आदमी ये तय नहीं कर पाए कि वो जवानों के साथ रहे कि बुजुर्गों के साथ, तब समझ लेना चाहिए कि अब जवानी जा रही है, जैसे कि आपकी अब जा रही है। आप चट्टी पर आए और आते ही उन आवारा लंठों के साथ बैठ गए। हाय! चिंगारी जी का चेहरा उतर गया। मन में द्वंद्व चलने लगा। अपने जवान होने पर संदेह होने लगा। लेकिन चिंगारी जी को अपनी सार्वजनिक बेइज्जती गवारा नहीं थी। उन्होंने खादी का झोला सही करते हुए झट से कहा, आपकी बात सत्य है, परंतु देश के युवाओं के मानसिक उत्थान के लिए एक कवि जीवन भर संघर्ष करता है, और यह संघर्ष उनके मध्य में रहकर ही संभव है, दूर रहकर नहीं। इस बात पर चाय छान रहा खेदन बड़े खतरनाक तरीके से खिसियाया। अरे, चुप रहो लुकारी, कड़सा उत्थान जी, ये सब लंठ हो गए हैं, न काम न धाम, बस इधर की बात उधर, उधर की बात इधर। एक सुखरिया है और दूसरा फूकना, तीसरा फजलुआ है। ये तीनों मिलकर चाँदपुर चट्टी का माहौल एकदम खराब कर दिए है। झांझा बाबा गंभीर हो गए। तब तक चाय खोलकर कुल्हड़ में उतर गई। बाबा पहली घूंट लेकर बोले, बबुआ, हम तो ये सोचकर हैरान हैं कि हमारे समय परीक्षा के 1 महीने पहले नींद नहीं आती थी, लेकिन इन सबके चेहरे पर कोई चिंता ही नहीं है। दीना ने कहा, ए बाबा, जब मां बाप ही बेटा बेटी को नकल करवाने जा रहे हैं, तब काहे की चिंता और काहे की पढ़ाई। लीजिए, दुकान पर बातों का ये कारवां बढ़ता ही जा रहा है। 4:30 बजने को आए हैं। दिन भर धूप होने के बावजूद न जाने क्यों मौसम में सिहरन और चाय की खपत बढ़ती जा रही है। कुछ लोग अखबारों के पन्नों को पढ़ पढ़कर फाड़ चुके हैं, तो कुछ लोग फाड़ने का काम कर रहे हैं। इसी बीच चाँदपुर के गंगा लोहार, रामू कहार और विजय नाई का दुकान में प्रवेश होता है। राम राम झंझा बाबा, राम राम रमेसर बाबू, माँ राम गंगा भाई, आओ आओ। बड़ी लंबी उम्र तुम तीनों की। हम तो घर जाने वाले थे। एक डिट नोट कर लो, मेरी बेटी गुड़िया की शादी 29 अप्रैल को है। सबको रहना जरूरी है। गंगा लोहार चाय पीने लगे। अरे मल्लिकार, हम तो पवनी हैं। आपके ब्याह में रहे, आपकी बेटी के ब्याह में भी रहेंगे। आप इसका टेंशन काहे ले रहे हैं? अचानक गंगा लोहार को देखते ही झांझा बाबा का चेहरा उदास हो गया। उन्होंने गंगा के गिरते स्वास्थ्य का निरीक्षण किया और बड़े ही उदास स्वर में पूछा, ए गंगा, तबीयत ठीक है ना? काहे बड़ा दुबरा गए हो भाई? दिल्ली से लड़का मनियो नर्डर करता है कि नहीं? इस सवाल पर गंगा लोहार भी उदास हो गए हैं। ए बाबा, अब आपसे क्या कहे? मन में आता है तो करता है, नहीं तो नहीं करता है। बस जिंदगी की गाड़ी को जैसे तैसे घसीट रहे हैं। अब बस ऊपर वाले के आदेश का इंतजार है, जब बुला ले। गंगा की आवाज की उदासी देखकर झांझा बाबा की चिंता की लकीरें और गहराने लगी। उन्होंने चश्मा निकालकर मुंह पोंछते हुए कहा, तब तो बड़ा बुरा हाल है। बताओ, एक तरफ बेरोजगारी और पलायन बढ़ रहा, दूसरी तरफ गांव के देशी रोजगार चौपट हो रहे हैं। जिस लड़के को गांव में रहकर लोहा लक्कड़ का बढ़िया मिस्त्री बनना था, वो दिल्ली फरीदाबाद में होमगार्ड की ड्यूटी कर रहा है। ये बात सुनने की देर थी कि अखबार से आंखें हटाकर एक सज्जन बोल पड़े, क्या करेगा गांव में रहकर, बताइए जरा। बाभन, भूमिहार, बाबू साहब लोग हजाम से साल भर हजामत बनवाएंगे और बदले में क्या देंगे? साल भर में एक बोझा गेहूं, होली में 4 पुआ और तरकारी, शादी में 100 रुपये की साड़ी और 51 ठो रुपया। अब इस जमाने में गांव का लोहार हजाम कहार कैसे जिएगा? उसके बेटे दिल्ली, नोएडा और सऊदी नहीं जाएंगे तो का खाने भी ना मरेंगे। मास्टर साहब, बात तो 1 लाख की कह रहे हैं आप, लेकिन क्या सरकारी उदासीनता और नीतियां खराब नहीं है? आज गांव का लोहार, बढ़ई, कुम्हार केवल वोट बैंक में तब्दील हो गए हैं। न किसी को इनके धंधे की चिंता है,
न ही रोजगार की। बस वोट से मतलब है। वोट से। मामला गंभीर होने लगा। सारी बातों को काटते हुए अचानक गंगा लोहार ने झांझा बाबा से पूछ दिया, ए बाबा, आपके लड़के लोग गांव आए थे कि नहीं? इस सवाल के बाद झांझा बाबा उदास हो गए। एक यही तो अनुत्तरित सा प्रश्न था जिसके सामने झांझा बाबा बार बार निरुत्तर हो जाना चाहते हैं। चेहरा रुआंसा होने लगता है। मौके की नजाकत समझकर रमेसर ने बात ही बदल दिया। ए गंगा, एक बार फिर सुन लो, 29 अप्रैल को कहीं नहीं जाना है। गंगा ने चाय पीते हुए कहा, ए रमेसर भाई, हमारा इतिहास उठाकर देख लो, और कहीं जबान खाली गई हो तो बताओ। रमेसर मुस्कुराने लगे। इधर घड़ी ने 5 बजा दिया। उधर फूंकन की दुकान पर होली के गीतों की आवाज तेज हो गई और सारी बहस साली को नकल कराने से अब साली को रंग लगाने के फायदे पर शिफ्ट हो गई। लेकिन तमाम बहसों के बावजूद गुड्डी जी का असली जीजा कौन है और नकल करवाने कौन जाएगा, इसका समाधान अब तक न हो सका। तब तक फूकन ने मनोज तिवारी से गियर बदलकर गोपाल राय की तरफ रुख कर लिया। गाना बजाने लगा। जीजा जीजा कह के जियावत नहीं खे और मुआवा तिया हो, हमरा भौजी के छोटकी बहनिया सांचो बड़ा तरसाव दिया हो। लीजिए, सब लौंडे कोरस में कोरस मिलाकर गा रहे हैं, सुखारी बो के छोटकी बहनिया सांचो बड़ा तरसाव दिया हो। इसी हो हल्ला के बीच अचानक सड़क पर एक चिर परिचित साइकिल का ब्रेक लगा। गाना सुनकर दुकान पर हल्ला कर रहे सारे लड़के शांत हो गए। उनकी आंखें चौड़ी हो गई। ये कवन हीरो आ गया रे। राकेश अपनी जगह से उठ गया। दत्त ससुरा, ये तो अपना मंटुआ है। ये कैसा हुलिया बनाए हो जी? कौन पीट दिया तुमको? मंटू के चेहरे से थकान स्पष्ट हो रही है और लग रहा है कि आज उसने साइकिल कुछ ज्यादा ही चला दिया है। राकेश खिसिया उठा। गजब आदमी हो तुम। चांदपुर घाट से लेकर सरयू पार चकविलियम तक खोज मारे। खोजते खोजते पागल हो गए। कहाँ गायब थे यार? मंटू ने सांस पर नियंत्रण करते हुए कहा। यार क्या बताई? आज तनिक स्कूल चले गए थे। मनोहर मास्टर से कुछ जरूरी काम था। राकेश मुस्कुरा उठा। ठीक है राजा, खूब छिपा लो। जिस दिन फंस जाओगे उस दिन पार घाट हम ही लगाएंगे। सत्य प्रकाश ने मंटू को एक नई जानकारी दी। मंटू, तुम्हारे मौसा खेदन के चाय की दुकान पर ही बैठे हैं। देख लिए तो बवाल होगा। इधर छिपकर बैठ जाओ। मौसा का नाम सुनते ही मंटू की सांसें ऊपर नीचे होने लगी। लेकिन कुछ लड़कों ने अपना अपना सामंजस्य खिसका लिया और मंटू को बैठा लिया। मंटू को अपने बीच में पाकर फूकन को जोश आ गया। रे मंटू, होली में गाना नहीं भरवाओगे क्या? अरे गुड्डी जी, परीक्षा देने गांव में आई है। एक दिन छत पर बजाकर जोगीरा सुना दो भाई। कौन गुड्डी जी? मंटू की आंखें चौड़ी हो गई। यार, तुम कहां रहते हो भाई? यहां 2 घंटा से उसी पर मीटिंग चल रहा कि डॉक्टर साहब की साली गांव भर की साली है कि नहीं। मंटू हंसने लगा। एकदम है। इसमें कोई शक सुबह थोड़े है। सत्यप्रकाश ने उत्तेजित होकर पूछा, तब बताओ, साली जी को रंग लगाओगे ना? मंटू मुस्कुराते हुए इधर उधर देखने लगा। वो कैसे कहे कि वो किसे रंग लगाना चाहता है, किसके साथ होली मनाना चाहता है? उसके दिल में जो अबीर गुलाल उड़ रहा है, उस पर किसका हक है? मंटू न जाने कहां खो गया। अचानक होश आया तो उसे गुस्सा आ गया। ए यार फूकन, एक बार राजा हिंदुस्तानी, नहीं तो सिर्फ तुम वाला गाना बजा दो यार। ये का इस मूगा गुड्डू रंगीलवा का फूहड़ गाना बजा रहे हो? सुखारी डॉक्टर क्लिनिक से फिर बोले। अरे इन आवारों को समझाओ मंटू। जब मरीजों के आने का समय हुआ तभी सब गुड्डू रंगीला का गाना सुन रहे हैं। फूकन ने झट से कैसेट बदल दिया। लीजिए राजा हिंदुस्तानी, हाजिर है। आए हो मेरी जिंदगी में तुम बाहर बनके, मेरे दिल में यूं ही रहना तुम प्यार प्यार बनके। गाने की लय बदल गई। इधर लड़कों की बातचीत की लय भी बदल गई। हंसी मजाक का माहौल अब थोड़ा व्यवस्थित होने लगा। सबको अपने अपने घर की याद सताने लगी। इसी बीच सड़क पार खेदन की दुकान पर एक अलग ही नजारा शुरू हो गया। जैसे गांव में हाथी आने पर बच्चों में कौतूहल होता है, माहौल कुछ ऐसा ही बन गया। युवा नेता डब्लू जी के साथ 4-5 अजनबी लड़के खड़े होकर सिगरेट पी रहे थे। सबकी आंखों में यही सवाल तैर रहा था कि ये लोग कौन हैं? गुड्डू ने बड़े देर तक गौर करने के बाद पूछा, रे सत्यप्रकाश,
यार, चांदपुर में लोग तो फोटो खिंचाने तब आते हैं जब बाढ़ आता है। ये बाढ़ के पहले नया मनई कहां से आ रहे हैं रे? सुखारी डॉक्टर क्लिनिक से बाहर निकल आए। इतने में उनको बित्तन नजर आ गया। फोकन अपने भाई को देखते ही सारा मामला समझ गया। अरे भाई, ये लोग हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और नेपाल से हाई स्कूल, इंटर की परीक्षा देने आए हैं। कई दर्जन तो रेवती, सातवार में रुके हैं। बित्तन आज मैनेजर साहब का कार्यालय घुमाने लाया था। इधर खेदन की दुकान पर भी यही चर्चा हो रही है। चाय पीकर चराचर जगत की समस्त समस्याओं को निपटा चुका वयोवृद्ध समाज इन नए चेहरों पर टिका है। खेदन से झांझा बाबा पूछ रहे हैं, रे खेदना, ये परीक्षा देने आए हैं सब कि दारू गांजा पीने? खेदन बता रहा है, बाबा, मैनेजर साहब ने इन सब से 30-30 हजार लिया है। सबसे तगड़ी वसूली हुई है, तो हर किस्म की व्यवस्था तो देनी पड़ेगी ना। देखिए, बित्तन को अपनी ड्यूटी में लगा है। झांझा बाबा ने सिर पर हाथ रख लिया। वाह रे मैनेजर साहेब, जवानी में सिवान से मंगाकर कट्टा बेचे, फिर गांजा बेचने लगे, उसके बाद दारू, और जब नेतागिरी में आए तो स्कूल खोलकर डिग्री बेचने लगे। आज तुम्हारे स्कूल में मनोहरा जैसे बीएससी बीएड लड़के बायो की जगह हिंदी पढ़ा रहे हैं, और डबलुआ जैसे 11 फेल लड़के मैनेजर साहब का मैनेजमेंट संभाल रहे हैं। क्या जमाना आ गया है। सारे बाहरी लड़के गाड़ी में बैठकर जा रहे हैं। इसी बीच सुखारी डॉक्टर की दुकान के ठीक सामने एक छोटी सी साइकिल ब्रेक मारकर रुक गई। हल्ला कर रहे सारे लड़के शांत हो गए। कुछ ने सिर झुका लिया, कुछ का मुंह न खुला। पान खा रहे एक लड़के ने सारा पान थूक दिया, और मंटू का मुंह खुला का खुला और सिर झुका का झुका रह गया। लाल रंग का पतला स्वेटर, नीला सूट, नीला दुपट्टा, लाल टोपी और बिखरे बाल। बाप रे, मंटू के दिलवा का जनरेटर बिना तेल पानी के धुकधुकाने लगा। राकेश ने मंटू का पैर दबा दिया। मंटू ने नजरें थोड़ी और नीचे कर ली, मानो इस खुशी को कोई देख न ले, कोई जान न ले कि दिल किस करवट हिल रहा है। उधर क्लिनिक में डॉक्टर सुखारी पूछ रहे हैं, किसको खांसी हुआ है? अच्छा, आजी को। और माई ठीक है? पूनम के ससुराल से कोई आया? बड़े हरामी हैं सब। डॉक्टर साहब के सवालों का जवाब इतना धीरे से आ रहा कि पिंकी की आवाज सुनाई नहीं दे रही है। फूकन ने गाना बदलकर आवाज धीमे कर दिया है, तुम दिल की धड़कन में रहते हो, रहते हो। मंटू के दिल में तराने बज रहे हैं कि तभी किसी ने आवाज देकर सारा प्रेम संगीत बेसुरा कर दिया है। रे मंटू, खेदन की दुकान पर तुमको मौसा बुला रहे हैं। हो गई ना आफत। ऐसा लग रहा है मानो पर्दे पर खूबसूरत फिल्म चल रही हो, तब तक बिजली चली गई हो। साला इतना छिपकर तो बैठे थे, कौन देखेगा? कौन जाकर कह दिया रे? मंटू मन महसूस कर खड़ा हुआ। राकेश को मौका मिल गया। जाओ बेटा, आशिकी का जूते से बड़ा पुराना संबंध है। आज तुम्हारे लिए 2-4 जूते का इंतजाम हो गया। सब हंस रहे हैं। मंटू का मुंह उतर आया। थोड़ी देर में खेदन की दुकान पर हाजिर होना पड़ा। मौसा रमेश्वर जी के चेहरे का गुस्सा साफ साफ दिख रहा है। रे बेहुद्दे, 5 बजने जा रहे हैं, कहा वहां बैठकर आवारागर्दी कर रहे हो? आइए, सुधरोगे नहीं क्या तुम? नहीं सुधरना है तो साफ साफ बता दो, उसका भी इंतजाम हम करेंगे। मंटू सर झुकाकर जाने लगा है। जा रहे हैं। क्या जा रहे हो? कपार जा रहे हो। रमेश सर का गुस्सा, और उधर राकेश, सत्य प्रकाश, गुड्डू, संटू और फूंकन समेत सारे लड़कों की हंसी जाने का नाम नहीं ले रही है। इधर झांझा बाबा और चिंगारी जी चर्चा कर रहे हैं। ए भाई, इस बार होली का ताल कब ठोका जाएगा? का हो रमेश सर? रमेश सर ने कहा, होली तो मनेगा बाबा, लेकिन उसके पहले हलवाई, टेंट, सामियाना और नाच, इस सब बुक करना जरूरी है। उधर समधिन का फरमाइश खत्म नहीं हो रहा है। अच्छा, अब क्या मांग रही है? रमेश सर उदास होकर बोले, का कहे? कह रही है कि हमरे बहिन के बेटे की शादी में 20 बनारसी साड़ी मिली थी, तो बेटे की शादी में 25 बनारसी साड़ी नहीं मिलेगा, तो बेइज्जती होगी कि नहीं? झांझा बाबा झल्लाए। अच्छा, समधिन से पूछो तो उनके ब्याह में कितना साड़ी मिला था। हमारे भी 3 बेटे हैं, हम भी दहेज लेकर ब्याह किए हैं, लेकिन शौक सिंगार का एक लिमिट होता है कि नहीं? खेदना पकौड़ी छानते हुए कहा, ए बाबा, ई बतिया सबको बेटी की शादी में ही समझ में आती है। बेटे की शादी में तो सब भूल जाते हैं।
सबको लगता है कि जितना हो सके लड़की वाले को लूट लो। इन दहेज की बातों में दिलचस्पी न लेकर मंटू किसी थके हुए बैल की तरह घर की तरफ चल दिया है। अब चांदपुर चट्टी आंखों से ओझल हो रही है। आज मौसा की डांट मंटू को बहुत खराब जरूर लगी है, लेकिन बाह रे पिंकी बबुनी। अब तक तो शिल्पा और माधुरी को ही फेल करती थी, आज तो ऐश्वर्या राय को भी पानी पानी कर दी हो। लगता है नहा धो के अगरबत्ती जला के आज फिर एक लेटर लिखना पड़ेगा। मंटू के कदम आगे नहीं बढ़ रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे पैरों में जंजीर पड़ गई है। तभी एक हवा का झोंका आता है और बगल से एक साइकिल सर्र से गुजरी है, और ऐसी गुजरी है कि मंटू के मन में एक चिर परिचित गंध समा गई है। आंखें कुछ क्षण के लिए बंद हो गई। मन मकई के दाने की तरह फूटने लगा। उसने देखा, आंखों के सामने नायाब मंजर है। पिंकी साइकिल से चली जा रही है और समूचा होश हो हवाश भी जा रहा है। दिल इतना अधीर, इतना बेचैन तो कभी नहीं हुआ। मंटू के कदम दौड़ रहे हैं। मन किसी प्रेम पतंग की भांति हवा में उड़ रहा है। मंटू की चेतना लौट आई। उसने देखा, बाहर अंधेरा हो गया है। कुत्ते बोलने लगे हैं। हर घर के बाहर धुआं हो रहा है और गाय भैंसें दुही जा रही हैं। मंटू घर आ गया, लेकिन दिल दिमाग अभी स्कूल और सुखारी की दुकान से आने को तैयार नहीं है। तभी उसे याद आया कि आज स्कूल की कॉपी में सविता ने कुछ दिया है। कहीं पिंकी ने लव लेटर पढ़ तो नहीं दिया, कहीं उसका जवाब तो नहीं लिख दिया। मन करता है अभी जाकर देखे, लेकिन कोई देख लिया तो। दरवाजे से मौसा ने आवाज दी है, ए मंटू बाल्टी लाओ, गाय दूहना है। गाय दूही जा रही है। मंटू का दिमाग चट्टी पर अटका है। आखिर जवाब देना होता तो पिंकी ने 2 महीने पहले ही दे दिया होता। कॉपी में होता तो सविता मुस्कुराई तो होती, कुछ कहा भी तो होता, लेकिन उसने बस यूं ही थमा दिया। दूध दूहकर आंगन में आ गया। गुड़िया चाय ले आई है, लेकिन मंटू को पीने का मन नहीं कर रहा। उसे तो बेचैनी है कि झोला खोलकर एक बार देख ले कि सविता ने बस कॉपी ही वापस किया है या उसमें कुछ और भी है। लेकिन देखता है कि हमेशा हंसकर बोलने वाली गुड़िया शादी का दिन तय हो जाने के बाद उदास हो गई है। आते ही करे आवारा कहने वाली गुड़िया ने आज कुछ नहीं कहा है। मौसी का चेहरा भी न जाने क्यों उतारा रहता है। जिस दिन से गुड़िया की शादी तय हुई है, रोज रात को उसको पकड़कर रोने लगती है। मौसा भी घर कम ही आ रहे हैं। मंटू भी चुप है। क्या बोले? गुड़िया की विदाई के समय क्या होगा भगवान जाने। रात के 10 बज गए। मंटू के कमरे में मोमबत्ती जल रही है। उसका प्रकाश दीपक और आरती के ऊपर पड़ रहा है। कैसेट के रैपर, कपड़े, कॉपी किताब सब बिखरे पड़े हैं। दिल बल्लियों उछल रहा है। हाथ बस्ते में समाकर कॉपी में कुछ खोज रहे हैं, लेकिन कुछ तो नहीं है। चिट्ठी होती तो ऊपर से ही समझ में आ जाता ना। लेकिन ये क्या, जमीन पर एक पन्ना बिखर गया। बाप रे, कितना दिमाग रखी है लड़की। वाह रे हैंडराइटिंग, क्या लिख दिया रे। मंटू की हृदय गति रुक रही है। वर्षों से प्रेम के सूखे आंगन में आज बारिश हो रही है। मंटू की आंखें उन बूंदों के आगे बिछ गई हैं। प्यारे मंटू, आज दिल की कलम से प्यार के कागज पर तुम्हारे मोहब्बत का दिया जलाकर लिख रही हूं। समझ में नहीं आ रहा कैसे कहूं कि मेरे पास दिल भी है और कान भी। कैसे कहूं कि खामोशी भी कभी कभी लाउडस्पीकर से ज्यादा तेज आवाज करती है। हमारी खामोशी को हमारा इनकार मत समझो। हम जानते हैं तुम्हारे छत पर बजता एक एक गाना मेरे लिए ही तो बजता है। मेरे लिए ही तो तुम मौसा के पॉकेट से पैसा चुराकर फूंकन की दुकान से गाना भरवाते हो और फिर घर आकर मेरे लिए ही मौसा से मार खाते हो। लेकिन क्या करोगे, हम लड़की है ना। चाचा, माई और आजी का मुंह देखकर बहुत कुछ सोचना पड़ता है बबुआ। डर लगता है कि कहीं चांदपुर में बदनामी ना हो जाए। कहीं कोई ये ना कहे कि उत्तम चौधरी की बेटी पिंकिया तो आवारा हो गई। लेकिन क्या कहे, जब से तुम्हारे साथ सिर्फ तुम देखा है ना, तब से दिन भर पहली पहली बार मोहब्बत की है बज रहा है, और रात को आंखों में नींदे न दिल में करार सुनाई दे रहा है। कैसे बताऊं कि दर्द भी उठ रहा है और प्यास भी जग रही है, याद भी सता रही है। हाल यह है कि बिना बात के मैं मुस्कुरा देती हूं, आधी रात को उठकर बाल झाड़ लेती हूं और भोर में उठकर शीशा में मुंह देखकर हंसने लगती हूं। तब तक चाची डांट देती है, 'रे पिंकिया, जल्दी से चूल्हा जलाओ।' ए मंटू,
सिर्फ तुम्हारा ही नहीं, हमारे इश्क का भी सारा मीठा सपना चौकी बेलन और झाड़ू पोछा में खत्म हो जाता है। तब दिल कहता है कि सपने में जीना छोड़ दो पिंकी। तुम सिर्फ तुम की आरती नहीं हो, न ही मंटू दीपक है। न तुम नैनीताल में रहती हो, न ही वो केरल रहता है। ये तो चांदपुर गांव है। यहां ज्यादा शाहरुख काजोल बनने की जरूरत नहीं है। यहां हर टोले में एक दर्जन अमरीश पुरी घूम रहे हैं। जो काजोल का ब्याह कब कादर खान से करवा देंगे, कोई नहीं जानता है। इसलिए ए मंटू, प्यार मोहब्बत ठीक है, लेकिन हम चाहते हैं कि तुम सबसे पहले अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। जितना अगरबत्ती तुम मेरे लिए जलाते हो, उसका आधा अगरबत्ती भी सरस्वती जी के सामने जला लोगे, तो क्लास में कभी मनोहर सर के सामने सिर झुकाने की नौबत नहीं आएगी। आज हम इसलिए खुश नहीं हो सकते कि तुम बहुत ध्यान से मेरी खूबसूरती देखते हो। हम खुश उस दिन होंगे जिस दिन तुम इतने ही ध्यान से किताब देखने लगोगे। उस दिन तुम पर गर्व होगा कि चलो, जिस लड़के से मैं इतना प्रेम करती हूं, वो मेरी क्लास का सबसे तेज लड़का है। लेकिन बताओ जरा, ये कितने शर्म की बात है कि तुमको तो आज तक अपने नाम का मतलब नहीं पता है। जानते हो, उस दिन क्लास में सबसे ज्यादा कौन दुखी था? हम दुखी थे। हम इतने दुखी कि तुम्हारी तरफ देखने का भी मन नहीं हुआ। अब तक सोचकर गुस्सा आता है। अब तक छोड़ो, जाने दो। जानते हो, हम कल भोर में सपना देख रहे थे कि हमारा और तुम्हारा बोर्ड का परीक्षा एक के कमरा में पड़ा है। और पता है उस कमरे में क्या हुआ है? ना ना, नहीं बताऊंगी। कहने में बहुत लाज लग रहा है। जा रही हूं, मसाला पीसना है, फिर गाय के लिए भात बनाना है, बर्तन धोकर रात को पढ़ाई भी करनी है। अब परीक्षा में भेंट होगा। अपना ख्याल रखना। आई लव यू टू मंटू। आवारा की तरह घूमना मत। लायक बेटा की तरह पढ़ाई करना, वरना सब लव लेटर जाना बंद हो जाएगा। तुम्हारी चांदपुर की चंदा तो ये था इस पुस्तक का 9वां अध्याय। इसका अगला अध्याय हम कल पढ़ेंगे।